डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम, it is the difference between expected mass and actual mass of the nucleus. It is difference between expected mass and observed mass. ऑब्जर्व्ड मास बोल सकते हैं और एक्चुअल मास, मतलब हमें जितना मिला, ऑब्जर्व्ड मास और एक्चुअल मास. It is the difference between expected mass and observed mass is called, और ऐसे लिख सकते हैं कि difference between observed mass and difference between expected mass and observed mass is called mass defect. मास डिफेक्ट कि एक्चुअल में जो हुआ कि जो मास का डिफेक्ट अराइज हुआ, क्यों हुआ? ये जो है एक्सपेक्टेड मास है, एक्सपेक्टेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास. अब एक्सपेक्टेड मास मतलब एक्सपेक्टेशन कितना भाई? एक्सपेक्टेशन उसी टाइप का एग्जाम में हो गया, क्वेश्चन कर दिया इतना, उम्मीद कर रहा है इतना आ जाएगा, उसी टाइप का. तो एक्सपेक्टेड मास हुआ कितना किसी भी न्यूक्लियस का, कि जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स. तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स यहां पे है कितना? Z और A. तो इसका जो एक्सपेक्टेड मास है मेरा, वो कितना आना चाहिए? पहले ये हो गया मास डिफेक्ट. अब M एक्सपेक्टेड हम लिख लेते हैं, वो कितना हो जाएगा? Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन. इतना मेरा एक्सपेक्टेशन है. ठीक है, 1 kg का मान लो एक एक है और 10 है, तो 10 kg मुझे उम्मीद था कि मिलेगा, बट एक्चुअल में उतना मिला नहीं. अब ऑब्जर्व्ड कितना है? ऑब्जर्व्ड क्या होगा? जो मास ऑफ एटम है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मास ऑफ एटम है, यहां पे मैं ये जो मासेस लिख रहा हूं ना, ये सारे मास ऑफ न्यूक्लियस हैं. ये सारे क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस हैं. मास, एटॉमिक मास नहीं है, मास ऑफ न्यूक्लियस का मास है, न्यूक्लियस. तो हमेशा हमें क्वेश्चन में एटॉमिक मास दिया होता है, या हमें एटॉमिक मास ही पता होता है. तो जो मास है वो मास, सपोज कि ऐसा लिखता हूं मैं, मास ऑफ एक्स एटॉमिक मास है. उस मास में तो इलेक्ट्रॉन भी एडेड है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन भी एडेड है, तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा. तो ये तो मुझे मिलेगा न्यूक्लियस का मास. तो दिस mx मतलब मास ऑफ दिस एलिमेंट x माइनस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये मिलेगा मुझे ऑब्जर्व्ड मास, और ये मिलेगा मुझे एक्सपेक्टेड मास. समझे ये बात? यस सर. कि कि हमेशा हमें लिखना है क्वेश्चन में मास ऑफ न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, कहीं से भी एटॉमिक मास नहीं है, बट फॉर्मूला वो एटॉमिक मास के टर्म्स में आ जाएगा. फॉर्मूला हम सारा एटॉमिक मास में लिखेंगे, बट मुझे समझ में आना चाहिए कि जो भी न्यूक्लियस, हमेशा मास ऑफ न्यूक्लियस ही लेना है. अब वो मैं कैसे फाइंड करूंगा? इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मिल जाएगा न्यूक्लियस का मास. तो इतना मुझे मिलना चाहिए और इतना मिलना चाहिए और इतना मिला, इसी का जो डिफरेंस है वो होता है मास डिफेक्ट. अब मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग, मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो है, कि ये मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है, क्योंकि ये तो मास गायब हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में कुछ मास गायब हुआ. यहां से मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियॉन्स हैं और ये लार्ज सेपरेशन पे हैं, ये जो है लार्ज सेपरेशन पे हैं. जब ये न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे हैं तो ये छोटे से वॉल्यूम में आ जा रहे हैं, छोटे से वॉल्यूम में आ जा रहा है. तो ये PP, तो ये जो है न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ.
जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ से हम, ये हमारा एक्सपेक्टेड मास है, ये मेरा एक्सपेक्टेड मास है और ये मेरा ऑब्जर्व्ड मास है। ये जो ऑब्जर्व्ड मास में क्या आ रहा है, यहाँ से डेल्टा एम आ रहा है, मास डिफेक्ट आ रहा है। वो मास डिफेक्ट कहाँ जा रहा है, एनर्जी में। एनर्जी में जाता है तो वो एनर्जी हम बोलते हैं उसको बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी बीई। बाइंडिंग एनर्जी, इट इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द मास डिफेक्ट। इट इज एनर्जी, it is energy corresponding to mass defect। कि मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो भी है जितनी एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इट इज एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू बाइंडिंग, करस्पॉन्डिंग टू मास डिफेक्ट। कि बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट जो हुआ, कुछ मास गायब हो गया। अब अगर पॉजिटिव मास डिफेक्ट है, पॉजिटिव मास डिफेक्ट मतलब क्या होगा, मास कम होगा हमेशा, न्यूक्लियस फॉर्म होगा। पॉजिटिव मास डिफेक्ट का मतलब देखो, एक्सपेक्टेड ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का मास कम होगा। पॉजिटिव मास डिफेक्ट मतलब ये ज्यादा होगा तभी पॉजिटिव होगा। तो कभी भी वही न्यूक्लियस फॉर्म होगा जिसमें पॉजिटिव मास डिफेक्ट होगा, या वही न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में भी हो सकता है कि भाई मान लो यहां से हमारे जो प्रोडक्ट हैं, मान लो कि कोई कोई दो न्यूक्लियस हैं, 1-1 किलो के हैं, वो 2 किलो के जो है न्यूक्लियस हैं, तो वो रिएक्ट करेंगे। तो वो अगर 2 kg का ही बन रहा है, जीरो मास डिफेक्ट हो रहा है, तो वो रिएक्शन एनर्जेटिकली फेवर्ड नहीं है। तो हमेशा कोई भी न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगा, कुछ भी होगा, फेवरेबल तभी होगा जब मास डिफेक्ट, कुछ पॉजिटिव मास डिफेक्ट अराइज हो। अब वो मास डिफेक्ट जा कहां रहा है, वो मास डिफेक्ट का रीजन क्या है, इट दिस एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू मास डिफेक्ट। तो उसमें ये बोला गया कि भाई जो न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, न्यूक्लियस का साइज तो बहुत स्मॉल है, न्यूक्लियस का साइज तो बहुत स्मॉल है, 10⁻⁻15 मीटर, जिसको कि हम अगर कैलकुलेशन में तो कंसीडर भी नहीं करते हैं, इतना इग्नोर कर देते हैं। तो अब इस छोटे से वॉल्यूम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सारे प्रेजेंट हैं। अब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में तो कोई फोर्स है नहीं, बट प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स है। कौन सा, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो है इसको रिपेल कर रहा है, ऐसे ये दोनों रिपेल कर रहा है आपस में, वो दोनों रिपेल कर रहे हैं, बट फिर भी न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है। कि न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस है इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने वाला कोई एक न्यूक्लियर फोर्स है। मतलब वहां से अगर एग्जिस्टेंस है तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि एक न्यूक्लियर फोर्स है। और वो न्यूक्लियर फोर्स को एनर्जी या स्ट्रेंथ कहां से मिलती है, इसी मास डिफेक्ट से मिलती है। कि जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी, जितना ज्यादा मास डिफेक्ट अराइज होगा, न्यूक्लियर फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई न्यूक्लियस का फॉर्मेशन तभी होगा जब बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होगी, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको एक तो ऐसे डिफाइन कर दिया, इट इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू मास डिफेक्ट। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। it is it is the amount of energy released during the formation of nucleus. It is amount of energy released during the formation of during the formation of nucleus from its constituents, from its constituents. अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलके जब बन रहा है, तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज। और हम बोल सकते हैं कि इट इज द रिवर्स, सोचे कि ये फॉर्म हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, रिवर्स सोचे इतनी एनर्जी देंगे न्यूक्लियस में तो क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा। तो हम इसको रिवर्स भी देख सकते हैं, इट इज द एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
nucleus to break into its constituent? It is न्यूक्लियस क्या है बोले? nucleons, neutron, protons. Neutrons, दोनों को मिल के बोल। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। हाँ, जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, कॉमन टर्म है कौन सा, और उसमें बॉयज गर्ल्स दोनों होते हैं, वैसा न्यूक्लियंस। हाँ सर। इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द amount of energy, amount of energy given to the nucleus, given to the nucleus to break. It is the amount of energy given to the nucleus to break it into its constituents, into its constituents. तो प्रोसेस हमारे बाइंडिंग एनर्जी के तीन मतलब हैं। मास डिफेक्ट के बराबर जो एनर्जी है, या फिर न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, या न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। अब जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, न्यूक्लियस उतना स्टेबल होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ठीक है, ये थोड़ा सा एक गलत मेजरमेंट है। तो हमारा जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to binding energy per nucleon, binding energy per nucleon। ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कि अब एनर्जी तो रिलीज हुई, बट वो न्यूक्लियन के नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियन के नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कि भाई मान लो कि 100 जूल एनर्जी है, ऐसा समझो कि 100 जूल एनर्जी है, और पता चला कि 100 लोग हैं, 100 न्यूक्लियन है, तो एक को होल्ड करने के लिए, बाउंड करके रखने के लिए सिर्फ 1 जूल एनर्जी है, और वहीं 100 जूल एनर्जी है और 10 ही न्यूक्लियंस हैं। तो अभी क्या है कि पर न्यूक्लियन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो वो न्यूक्लियस क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी क्राइटेरिया नहीं है स्टेबिलिटी के लिए। हमारा जो क्राइटेरिया है, कोई बोलेगा कि हाई बाइंडिंग एनर्जी मींस हाई स्टेबिलिटी, नो। हाई बाइंडिंग एनर्जी मींस हाई स्टेबिलिटी में भी हो सकता है, बट अगर हम एक्यूरेट पिक्चर किस पे देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का सिंपल मीनिंग समझोगे कि एक न्यूक्लियन को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए न्यूक्लियस से मेरा कितना एक्सपेंस होगा एनर्जी के टर्म्स में, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो समझे ये बात कुछ? हाँ यस सर। सर। तो देखो, ये बेसिक लॉजिक है जो कि हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, कि एनर्जी ब्रेक करना, ये वो स्टेबिलिटी। अच्छा, स्टेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, तो वो है यहाँ से, इसका स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। तो इसका ग्राफ होता है, ग्राफ और आप हम लोग बाद में ड्रॉ करेंगे। पहले हम एक बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। कोई बुक वुक खोले हुए होगा तो देख के आंसर नहीं बताएगा। फाइंड आउट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस। गिवन, गिवन क्या है, गिवन है कि 1H1, मतलब हाइड्रोजन का जो मास है वो 1.007826 U, 7826 U। तो ये 6 डेसिमल प्लेस तक का कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहेगा।
ठीक है, 6 डेसिमल प्लेस हमेशा। तो इग्नोर नहीं करना है, राउंड ऑफ नहीं करना है। राउंड ऑफ कर दोगे तो फिर सब गायब हो जाएगा। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ये 01, न्यूट्रॉन 01 1.00 8665 8665 AMU। हीलियम, जो हीलियम का मास होता है दैट इज इक्वल टू 4.00260 AMU। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना गिवन है। और हाइड्रोजन का मास की दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है, और हीलियम का मास दिया हुआ है। तो ये क्या है, हीलियम एटम का मास है। मुझे फाइंड करना है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इन्वॉल्व होती है किसमें, न्यूक्लियस में। तो हमारा पॉइंट क्या है कि भाई, पॉइंट ये है कि न्यूक्लियस का मास फाइंड करेंगे, न्यूक्लियस का मास फाइंड करेंगे, और उसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अल्फा पार्टिकल तो हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दें तो मास ऑफ न्यूक्लियस मिलेगा, मास ऑफ न्यूक्लियस मिलेगा 9। नहीं भाई, बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है। सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 इंटू 10⁻31 लेंगे ना, या फिर जूल में लेंगे? वही 0.511 जरूरत है तो, हाँ 9.1 इंटू 10⁻31 वही लेंगे, हाँ वही लेंगे, ठीक है वही लेंगे इसको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वही लेंगे, बट जनरली अगर तुम्हें यूज़ करना है तो चलो ठीक है, ये चीज़ मैं लिख ही दे रहा हूँ, वो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ये हो गया। अब अल्फा पार्टिकल का मास मुझे बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है, तो पहले तो मैं एक्चुअल मास तो फाइंड करूँ, तो वो कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेड मास, एक्सपेक्टेड मास, एक्सपेक्टेड मास इक्वल टू कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं इसके, अल्फा में 2 हैं, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, इतना ही है। मास ऑफ प्रोटॉन तो है नहीं, दिया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसा कर दिया। तो मुझे एक्सपेक्टेड मास मिल गया, एक्सपेक्टेड मास मिल गया 2 मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ऐसा हो गया। ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड एम ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड क्या हो जाएगा, हीलियम का मास, मास ऑफ हीलियम माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑब्जर्व हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे डेल्टा एम, डेल्टा एम, तो ये हो जाएगा, देखो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल ही हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस ऑफ 2 मास ऑफ हीलियम माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में एक्सेप्ट फ्यू केस, जहां पे आएगा मैं वहां पे बता दूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान रहे कि हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस चीज को, ताकि कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, न्यूक्लियस का। हाँ न्यूक्लियस का मास इंक्लूडेड है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये 2 मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 मास ऑफ सर न्यूट्रॉन, वो ऑब्जर्व में 2 टाइम्स MHE कैसे? मास ऑफ प्रोटॉन 2 टाइम्स, सर अच्छा ऑब्जर्व हाँ अच्छा अच्छा, ऑब्जर्व में 2 सर 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, सिर्फ ये माइनस 2 Me, 2 Me माइनस माइनस MHE माइनस MHE और प्लस 2 Me। थोड़ा वैल्यूज इसमें पुट कर दो, वैल्यूज यहाँ से है, इलेक्ट्रॉन्स का तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन का मास कैंसिल आउट होगा, हीलियम का पुट करना है, थोड़ा कैलकुलेट कर लो एक बार, कैलकुलेटर से ही करो, कोई तो करो कुछ, उसको पुट कर देंगे, ये जो वैल्यूज है यही यूज करना है, 07826 00726 00866 सर 2.015652 ये है 2 mA। मास डिफेक्ट कितना आया, मास डिफेक्ट 0.03 0382 82, हाँ 0.03082। 0.030382 ना, हाँ सर। सर हाँ। डेल्टा एम, मैं राउंड ऑफ क्यों नहीं कर सकते वैल्यू को? राउंड ऑफ नहीं करना है, राउंड ऑफ से तो सब खत्म हो जाएगा, उतना ही है ये जो है, 0300382, उसके बाद पहले से बहुत कम है और ले जाने से। हाँ इतना AMU हुआ। तो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू दिस AMU इंटू 931.5, 0.030382 इंटू 931.5, 931.5 बाई सी स्क्वायर। देखो ये है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करना चाहिए मुझे, यही है, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और 1 AMU इज इक्वल टू क्या 931.5 बाई सी स्क्वायर, यहाँ पे भी तो सी स्क्वायर है ना, इंटू सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी को करने के लिए AMU इंटू सी स्क्वायर जो मास डिफेक्ट है, अब उस AMU को लिख लेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन बाई सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन डायरेक्टली क्या है कि AMU से हम डायरेक्टली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। देखो सर वो 931.5 बाई सी स्क्वायर क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं AMU में लिखिए। अरे AMU के लिए ये है ना, जो मेरा मास डिफेक्ट इन AMU, ये लिखा है ना 1 AMU इज इक्वल टू मास एनर्जी इक्वलेंस, ये हाँ सर। कि 1 AMU का जो मास है इतने एनर्जी के बराबर है, तो एनर्जी से इक्वेट करने के लिए तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता है ना, इज इक्वल टू MC स्क्वायर, तो मास इज इक्वल टू E बाई सी स्क्वायर। हाँ सर। तो सीधे पहले सीधे उसे AMU में करेंगे फिर जाके एनर्जी में करेंगे। हाँ AMU से अब बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, तो ये तो AMU में आ गया मास डिफेक्ट इंटू 931.5, तो ये हाँ, कितना आ रहा है 28.300833 28.3 हाँ 833। हाँ ये 28.3 आ गया, तो ठीक है, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। तो एटम के एनर्जी के बारे में सोचो, एटम की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां क्या है मेगा 10⁶, मतलब न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में, न्यूक्लियस के ब्रेक करने में, इसीलिए नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शन होता है जहां पे एनर्जी जो है निकलती है जो भी, वो न्यूक्लियस को अफेक्ट नहीं करती हैं। न्यूक्लियस ये तो अल्फा पार्टिकल का है, ये बाइंडिंग एनर्जी और बढ़ती जाएगी बाकी सारे न्यूक्लियस के लिए। तो इसीलिए बाकी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो, इलेक्ट्रॉन का देख लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन का बाइंडिंग एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में, और यहाँ पे देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁶। तो जो भी रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा आएगा, न्यूक्लियस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियर फिजन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो, सारे न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इतने ज़्यादा स्केल पे अवेलेबल है। तो एक कैलकुलेशन और करना है, उसको जो है खुद से करना है, डेटा वही सेम ऊपर वाला यूज करना है, फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयरन, फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयरन, आयरन, और आयरन का जो एटॉमिक मास है वो गिवन है Fe 2656 इज इक्वल टू 55.9349 9349 AMU 93 हाँ 9349 AMU। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयरन, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करना है। तो ये इसलिए कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि आयरन का सबसे हाईएस्ट होता है,
आयरन का जो सबसे एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए कैलकुलेट करके देखोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर आयरन इज हाईएस्ट among all the nucleus and its value is this। तो फिर इससे न्यूक्लियर फ्यूजन में क्यों यूज नहीं करते न्यूक्लियर रिएक्टर्स में? ये स्टेबल है। हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब स्टेबल हो गया ना, तो ये तो डिसइंटीग्रेट ही नहीं होगा। ओह अच्छा, हाँ हाँ। वो तो यस सर। अनस्टेबल न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज हाईएस्ट फॉर आयरन, ये भी फैक्ट है, इसको याद रखना होगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे सेम वैसे ही। मास ऑफ प्रोटॉन चाहिए, Yes, sir. हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मास ऑफ ये चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको करने के बाद आ जाएगा 492, बाइंडिंग एनर्जी कुछ आएगा 492 डिवाइडेड बाई 56, ये कर देंगे तो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सर तो फिर ये जो एनर्जी है ना सर, बाइंडिंग एनर्जी, वो मास से आ रहा है, मतलब मास के चेंज की वजह से? मास के डिफेक्ट की वजह से, मास डिफेक्ट की वजह से। तो ये था हमारा बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियस का। तो बाइंडिंग एनर्जी पे कुछ क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ होता है, वो ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एक उस ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स आते हैं कि ड्रॉ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस का ग्राफ फॉर ऑल द न्यूक्लियस एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स फ्रॉम द ग्राफ। तो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन का मतलब होता है कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है, कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, ये सब, ये सारा हो जाएगा उसका कंक्लूजन्स। तो वो ग्राफ बस एक बार रीडिंग करना है। एनसीईआरटी चैप्टर में ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा 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 हो, ऐसा होता है। तो इसको पढ़ना है, हम लोग इसको ग्राफ को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, नहीं हो गया, ठीक है।